नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वीडियो की। जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी 2 नवंबर को होने वाली है और इसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जो है प्रमुख फसलें, जो आपका टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जो कि आपकी लगभग 30 नंबर की जो है पूछी जाने वाली है, उसमें से आपका एक टॉपिक है प्रमुख फसलें। उस टॉपिक के जो है आपके 50 प्रश्नों को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। 50 प्रश्नों को इस सेशन के अंतर्गत अपन करने वाले हैं। तो ये जो आपका सेशन है वो आपकी वीडियो के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सेशन को कम्प्लीटली ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आपका सेशन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये सभी 50 प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत जो आपके प्रश्न जो है आपके ये 50 प्रश्न प्लस इन प्रश्नों में जो है आपके कुछ PYQ हैं, बाकी सभी MCQ टाइप क्वेश्चन हैं और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। ऑप्शन ए है आपका सरसों, ऑप्शन बी है आपका मूंगफली, ऑप्शन सी है आपका सोयाबीन, ऑप्शन डी है आपका तिल। तो राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल है जो कि रबी के मौसम में बोई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सरसों। ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर होगा। सरसों जो है ये आपकी जो है रबी के मौसम में बोई जाती है। और आपको पता है कि रबी का जो मौसम है रबी की फसल बोने का, तो वो आपका कब है। वो आपका अपन अक्टूबर नवंबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक जो है आपका ये रबी की फसलों का जो मौसम है वो रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है आपका, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है, एक है आपका कछाबू, ऑप्शन नंबर 2 है पाल, ऑप्शन नंबर 3 है बालरा, ऑप्शन नंबर 4 है गमेती। तो राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बालरा जो है आपको कटाकर कहने का मतलब है कि वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि को बालरा कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। और अब ये कछाबू जो है आपका, कछाबू जो है आपका जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और पाल घरों को कहते हैं और गमेती जो है वो मुखिया को कहते हैं, मुखिया को कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका प्रश्न नंबर 3 है और वो है आपका, चंबल और माही सुगंधा जो है वो किस फसल की उन्नत किस्में हैं। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। ऑप्शन 1 है चना, ऑप्शन 2 है सरसों, ऑप्शन 3 है चावल, ऑप्शन 4 है गन्ना। तो चंबल और माही सुगंधा ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चावल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चावल और माही सुगंधा जो है चावल की किस्में हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंबल और माही सुगंधा चावल की जो है उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए राजस्थान में किसानों के लिए कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया। राजस्थान में किसानों के लिए कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन है वो आपका कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका वीडियो की जो एग्ज़ाम है 2021 में जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा 16 दिसंबर 2019 को जो है वो आपका कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें पूछा गया है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुषों पर प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है।
राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुषों में प्रचलित जोतों की संख्या है वो आपकी कितनी है। और ये भी आपका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। ऑप्शन 1 है आपका 7.75 लाख, ऑप्शन 2 है आपका 196.6 लाख, ऑप्शन 3 है आपका 68.66 लाख और ऑप्शन 4 है आपका 6.86 लाख। तो राज्य के अंतर्गत कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है वो आपकी कितनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 68.66 लाख। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड या प्रदेश में सम्मिलित हैं। ये आपका अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि ये PYQ के अंतर्गत शामिल है। 2021 में ये प्रश्न भी आया था। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं। ऑप्शन 1 है आपका अंतःप्रवाह शुष्क खंड, ऑप्शन 2 है आपका पश्चिमी शुष्क मैदान, ऑप्शन 3 है आपका अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान और ऑप्शन 4 है आपका उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अति शुष्क आंशिक सिंचित जो आपका खंड है कृषि जलवायु खंड, उसके अंतर्गत आपके बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जो है वो जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत पूछा गया है सिरोही, पाली और जालौर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। सिरोही, पाली और जालौर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 है आपका फर्स्ट ए, ऑप्शन 2 है आपका सेकंड ए, ऑप्शन 3 है आपका सेकंड बी, ऑप्शन 4 है आपका थर्ड बी। तो सिरोही, पाली और जालौर, सिरोही, पाली और जालौर, ये जो तीनों आपके ज़िले हैं वो आपके ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सिरोही, पाली और जालौर तीनों ही सेकंड बी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसको कह सकते हैं अपन कि ग्वार की किस्मों में से कौन सी सही है। ग्वार की किस्मों में से कौन सी सही है, क्योंकि किस्म के अंतर्गत जो है आपका एक प्रश्न जो है एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता ही है। वीडियो की प्रीवियस एग्जाम्स के अंतर्गत भी किस्मों से लगभग एक प्रश्न आया था वीडियो प्रिया मेंस में, और ऐसे ही आपका जो आपके 2 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंतर्गत भी वीडियो के एग्ज़ाम में जो है ग्वार की किस्म या फिर किसी भी फसल की किस्म के अंतर्गत जो है प्रश्न पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये जो आपका टॉपिक है प्रमुख फसलें, इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न हो सकता है 4 प्रश्न जो भी हैं आपके पूछे जा सकते हैं। आपको पता ही है 24 नंबर का आपका अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक रह सकता है 24 क्वेश्चन का, और उसमें से वो है आपके 30 नंबर के जो है मैटर है। तो उस आधार पर आपको जो है ये जो प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है ग्वार की किस्मों में से कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर 1 है दुर्गा बहार, दुर्गा सफ़ेद, दुर्गा जय, RGC 96 और RGC 471। ऑप्शन नंबर 2 है पूसा गोल्ड, RGN 73 और RGN 48। ऑप्शन नंबर 3 है PVW 343, HD 2967 और WH 147। ऑप्शन 4 है चंबल और माही सुगंधा। तो इनमें से जो है ग्वार की किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दुर्गा बहार, दुर्गा सफ़ेद, दुर्गा जय, RGC 96, RGC 471। ये सभी जो है आपकी ग्वार की किस्में के अंतर्गत आती हैं। चंबल और माई सुगंधा ये आपको पता ही है, ये जो आपकी किस्म है ये आपकी चावल की किस्म है। चावल की जो किस्म है उसके अंतर्गत है आपकी चंबल और माही सुगंधा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है। ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है गंगानगर। तो ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी वो है आपकी जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ग्वार उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। ग्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 है द्वितीय स्थान, ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर 3 है तृतीय स्थान, ऑप्शन नंबर 4 है चतुर्थ स्थान। तो ग्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ग्वार उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 के अंतर्गत पूछा गया है वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत के कुल ग्वार उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है? तो भारत के कुल ग्वार उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 75.25%, ऑप्शन नंबर 2 है 85.12%, ऑप्शन नंबर 3 है 90.36%, ऑप्शन नंबर 4 है 95.40%। वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत के कुल ग्वार उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन जो है राजस्थान में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 90.36% जो है आपके ग्वार का उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के द्वारा जो कितना प्रतिशत किया जाता है 90.36%। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन एवं क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि राजस्थान में ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 है नागौर, ऑप्शन 2 है गंगानगर, ऑप्शन 3 है बीकानेर, ऑप्शन 4 है हनुमानगढ़। तो राजस्थान का ग्वार के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। राजस्थान में ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल जो है वो आपके बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका बनिया, ऑप्शन 2 है आपका नरमा, ऑप्शन 3 है आपका ऊन और ऑप्शन 4 है आपका धानी। तो कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वनिया। वनिया जो है आपका कपास को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कपास की फसल को और किस नाम से जाना जाता है? कपास की फसल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है आपका सफ़ेद धान, ऑप्शन 2 है आपका नरमा, ऑप्शन 3 है आपका काला सोना और ऑप्शन 4 है आपका बिनौला। तो कपास की फसल को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नरमा। कपास की फसल को अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका नरमा। काला सोना आपका जो है अफीम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफीम को। अफीम को काला सोना कहते हैं। और बिनौला जो है वो आपके कपास के जो बचे हुए जो खल होती है उस प्रकार से उसको बिनौला कहते हैं। और ये आपका पशु आहार के काम में आता है। किसके काम में आता है? पशु आहार के काम में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और उसके अंतर्गत पूछा गया है कि कपास को किस नाम से जाना जाता है? कपास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है आपका काला सोना, ऑप्शन 2 है आपका सफ़ेद सोना, ऑप्शन 3 है आपका धानी सोना और ऑप्शन 4 है आपका नीला सोना। तो कपास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड ये आपका इंग्लिश के अंतर्गत भी ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि कपास को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। कपास का बीज बिनौला मुख्यतः किसके उपयोग में आता है? कपास का बीज बिनौला मुख्यतः किसके उपयोग में आता है? ऑप्शन 1 है औषधि निर्माण, ऑप्शन 2 है पशु आहार, ऑप्शन 3 है ईंधन, ऑप्शन 4 है कपड़ा रंगाई। तो कपास का बीज बिनौला मुख्यतः किसके उपयोग में आता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पशु आहार के काम में जो है इसका उपयोग किया जाता है कपास के बीज या बिनौला का। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कपास की फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? ये आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से कि कपास की फसल के प्रमुख रोग कौन से हैं। ऑप्शन 1 है आपका टिड्डी और पर्णकुंचन,
ऑप्शन 2 है आपका अंगमारी और बाल बेबल कीड़ा। ऑप्शन 3 है आपका धान का झुलसा और गन्ने का लाल सड़न रोग। ऑप्शन 4 है आपका अंगमारी और पत्ती धब्बा। तो कपास की फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, वो आपसे प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अंगमारी और बाल बेबल जो कीड़ा है वो आपकी कपास की फसल के अंतर्गत लगने वाले रोग हैं। कपास की फसल के अंतर्गत जो है ये आपके रोग होते हैं, एक अंगमारी और दूसरा जो है वो बाल बेबल कीड़ा। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। ऑप्शन 1 है आपका 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन 2 है आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 है आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 है आपका 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जी कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो है आपका 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपके कपास की खेती के लिए तापमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19। कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है। ऑप्शन 1 है 120 किलो। ऑप्शन 2 है 150 किलो। ऑप्शन 3 है 170 किलो। ऑप्शन 4 है 200 किलो। कपास की एक गांठ का वजन जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 170 किलो जो वज़न है वो आपका कपास की एक गांठ के अंतर्गत होता है, 170 केजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आप एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है। इसमें हमने जो 50 प्रश्नों को शामिल किया है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत देखते हैं, राजस्थान में देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। ऑप्शन 1 है आपका गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 के अंदर हैं आपके भरतपुर, सिरोही, बीकानेर। ऑप्शन 3 के अंतर्गत हैं आपके नागौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ऑप्शन 4 के अंतर्गत हैं आपके अलवर, धौलपुर और बूंदी। तो राजस्थान में इनमें से किन जिलों के अंतर्गत जो है देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू और बांसवाड़ा। गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू और बांसवाड़ा इन 4 जिलों के अंतर्गत जो है आपका देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी विकसित की गई। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी विकसित की गई। ऑप्शन नंबर 1 है गंगानगर अगेती। ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेरी नरमा। ऑप्शन नंबर 3 है मरु विकास राज HH16। ऑप्शन नंबर 4 है RG8। तो राजस्थान में कपास की प्रथम संकर किस्म है वो कौन सी विकसित की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मरु विकास राज HH16। ये जो है आपके राजस्थान की कपास के अंतर्गत प्रथम संकर किस्म है वो विकसित की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और 22वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 है हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 2 है नागौर। ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 है गंगानगर। तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर जिला जो है वो आपका राजस्थान में कपास के सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में तंबाकू पहली बार कब और किसके द्वारा लाया गया था। भारत में तंबाकू जो है तंबाकू का पौधा या तंबाकू पहली बार भारत में कब और किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1498 ईस्वी में डचों के द्वारा।
ऑप्शन नंबर 2 है 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है 1526 में मुगलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है सन 1600 में अंग्रेज़ों के द्वारा। तो भारत के अंतर्गत पहली बार तंबाकू का जो पौधा है या तंबाकू जो है वो पहली बार कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तंबाकू जो है आपका पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था और वो आपका 1508 ईस्वी में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन एवं क्षेत्रफल किस जिले में है? राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 2 है अलवर, ऑप्शन नंबर 3 है जालौर और ऑप्शन नंबर 4 है करौली। तो राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल जो है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो है आपका तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल जो है वो आपका जालौर जिले में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान CTRI का नया नाम क्या रखा गया है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान CTRI का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय वाणिज्यिक फसल अनुसंधान केंद्र, भारतीय वाणिज्यिक फसल अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय कृषि एवं तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान का नया नाम जो है वो है आपका राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान NIRCA। ये जो है आपका केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान का नया नाम रखा गया है। उसके बाद में ये नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन और ये आपका अच्छा प्रश्न है। ईसबगोल को और किस नाम से जाना जाता है? ईसबगोल को और किस नाम से जाना जाता है? और ये तो आपके एग्जाम्स के अंतर्गत काफ़ी बार पूछा गया भी है नॉर्मल एग्जाम्स के अंतर्गत। तो यहाँ तो आपका जो टॉपिक है वो आपका स्पेशली टॉपिक दे रखा है प्रमुख फसलें, और उन्हीं प्रमुख फसलें वाले टॉपिक से ही हमने इन प्रश्नों को उठाया है और ये सभी प्रश्न जो है आपके NCERT बेस्ड बुक्स पे आधारित हैं। NCERT पर आधारित जो है वो क्वेश्चंस हैं ये आपके। ईसबगोल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है आपका घोड़ा जीरा, ऑप्शन 2 है आपका बनिया, ऑप्शन 3 है आपका नरमा, ऑप्शन 4 है आपका सफ़ेद सोना। तो यहाँ पर जो है ईसबगोल को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घोड़ा जीरा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ईसबगोल को घोड़ा जीरा नाम से भी जाना जाता है। बनिया जो है आपका स्थानीय भाषा में कपास को कहते हैं, स्थानीय भाषा में किसे कहते हैं? कपास को जो है बनिया नाम से जाना जाता है। और नरमा जो है ये भी आपकी कपास की ही एक किस्म है। और सफ़ेद सोना जो है आपको कपास को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है, वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? कपास को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि ईसबगोल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? ईसबगोल का उपयोग जो है मुख्यतः किस कार्य में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका पशु आहार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका औषधि बनाने में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका रंगाई छपाई में, ऑप्शन नंबर 4 है ईंधन में। तो ईसबगोल का जो उपयोग है वो आपका किस कार्य में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, औषधि बनाने के अंतर्गत जो है ईसबगोल का उपयोग किया जाता है। और ये जो ईसबगोल जो है सर्वाधिक जो है आपकी पाचन शक्ति के लिए कार्य में ली जाती है, पाचन शक्ति के लिए कार्य में ली जाती है। नेक्स्ट जो है आपका अगला जो प्रश्न है वो है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। ईसबगोल की प्रमुख किस्म कौन कौन सी हैं? ईसबगोल की प्रमुख किस्म कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 है नरमा, ऑप्शन नंबर 2 है ईसबगोल 89 RI 89, ऑप्शन नंबर 3 है मरु विकास, ऑप्शन नंबर 4 है आपका RGC 471। तो ईसबगोल की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ईसबगोल 89 या फिर RI 89। ये जो है आपकी ईसबगोल की किस्म है। नरमा जो आपको पता ही है ये आपकी कपास की किस्म है और ये आपकी ज्वार की किस्म है।
एक मिनट, सॉरी, ये भी आपकी कपास की ही किस्म है मरु विकास। ये जो है आपकी पहली संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म है कपास की। प्रथम कपास की संकर किस्म जो है वो है आपकी मरु विकास। उसके बाद में आपका जो RGC 471 है, RGC 471, RGC 471 ये आपकी ग्वार की किस्म है, ये आपकी ग्वार की किस्म है। ग्वार की किस्मों के अंतर्गत हमने पहले भी बात की थी, उनके अंतर्गत आपकी एक तो दुर्गा बहार, उसके बाद में आपकी दुर्गा सफ़ेद, उसके बाद में आपकी दुर्गा जय, और RGC 96 और RGC 471 ये आपकी ग्वार की किस्म है। मरु विकास आपकी जो है कपास की संकर किस्म है। और ईसबगोल की जो किस्म है वो आपको पता ही है, ईसबगोल 89 और RI 89, और नरमा जो है आपकी कपास की ही किस्म के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। ईसबगोल की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? ईसबगोल की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है मोजेक रोग, ऑप्शन नंबर 2 है अंगमारी रोग, ऑप्शन नंबर 3 है डाउनी गिल्डियो रोग, ऑप्शन नंबर 4 है आपका बाल बेबल कीड़ा। ईसबगोल की फसल के अंतर्गत कौन सा रोग पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डाउन गिल्डियो रोग। डाउन गिल्डियो रोग जो है वो आपका ईसबगोल की फसल के अंतर्गत पाया जाता है। मोजेक रोग की बात करें तो ये आपका जो है वो आपका तंबाकू के अंतर्गत पाया जाता है। तंबाकू में जो है आपका मोजेक रोग पाया जाता है। अंगमारी रोग ये आपका कपास के अंतर्गत भी होता है और गेहूं के अंतर्गत भी पाया जाता है। और ये बाल बेबल कीड़ा ये भी आपका जो है वो आपका कपास के अंतर्गत पाया जाता है। तो ईसबगोल के जो फसल का रोग है वो है आपका डाउनी गिल्ड्यू, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। विश्व के कुल ईसबगोल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत अकेले राजस्थान से होता है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। विश्व के कुल ईसबगोल उत्पादन का कितना प्रतिशत लगभग अकेले राजस्थान से उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 25%, ऑप्शन नंबर 2 है 40%, ऑप्शन नंबर 3 है 60% और ऑप्शन नंबर 4 है 75%। तो विश्व के कुल ईसबगोल उत्पादन का राजस्थान से कितना प्रतिशत जो है उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 40% जो उत्पादन है वो आपका अकेले राजस्थान से किया जाता है ईसबगोल का। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 3 है नागौर और ऑप्शन नंबर 4 है जालौर। तो राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 3 नागौर, ऑप्शन नंबर 4 जालौर। ईसबगोल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका नागौर जिले के अंतर्गत से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक ईसबगोल का उत्पादन जो है वो आपका नागौर जिले से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में ईसबगोल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? राजस्थान में ईसबगोल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर 1 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है जालौर, ऑप्शन नंबर 4 है सिरोही। तो राजस्थान में ईसबगोल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है ईसबगोल के उत्पादन में? तो प्रथम स्थान आपको पता ही है सर्वाधिक उत्पादन वो है आपका नागौर से होता है और द्वितीय स्थान जो है वो है आपका जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट स्थान आपका नागौर है और सेकंड स्थान जो है वो आपका जैसलमेर है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है?
राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 है नागौर, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका जालौर। तो राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो आपका किस जिले के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर। बाड़मेर में ईसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये आपका नागौर में होगा सर्वाधिक उत्पादन, और सर्वाधिक उत्पादन में जो सेकंड स्थान है वो आपका जैसलमेर के है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है वो है आपका ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के छपने वाला प्रश्न है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आबू रोड सिरोही, ऑप्शन नंबर 2 है मंडोर जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है भीनमाल जालौर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका नागौर। तो ईसबगोल अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मंडोर जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र जो है आपका मंडोर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ईसबगोल की प्रमुख मंडी जो है आपकी कहाँ स्थित है? ईसबगोल की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नागौर, ऑप्शन नंबर 2 है सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 है भीनमाल जालौर, ऑप्शन नंबर 4 है जैसलमेर। ईसबगोल की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो ईसबगोल की जो मंडी है वो है आपकी भीनमाल जालौर, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ईसबगोल की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है? हमने ये जो आपकी 50 प्रश्न है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इस आधार से बनाए हैं कि ये आपके एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आने वाले प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को इस सेशन में शामिल किया है। और हम कोशिश की है कि इस एक ही सेशन से आपके जो है 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका जोजोबा को किस नाम से जाना जाता है? होहोबा, जोजोबा। तो जोजोबा जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है आपका सफ़ेद सोना, ऑप्शन 2 है आपका पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड, ऑप्शन 3 है आपका हरा सोना, ऑप्शन 4 है आपका काला सोना। तो जोजोबा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पीला सोना। डेजर्ट गोल्ड के नाम से जो है आपका जोजोबा को जाना जाता है। सफ़ेद सोना की यदि बात करें तो ये आपका कपास को जाना जाता है। हरा सोना यदि बात करें तो ये आपका बांस को कहा जाता है, और काला सोना जो है वो आपका अफीम को कहा जाता है। तो जोजोबा के बारे में पूछा गया है कि जोजोबा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। सफ़ेद सोना जो है आपका कपास को कहा जाता है, हरा सोना बांस को कहा जाता है, और सबसे बड़ी घास के अंतर्गत जो है आपकी बांस आती है, सबसे बड़ी घास। उसके बाद आपका काला सोना जो है आपके अफीम को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। जोजोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? जोजोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? और ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोजोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका साइमंडेसिया चाइनेंसिम, ऑप्शन नंबर 2 है निकोटिना राष्ट्रिका, ऑप्शन नंबर 3 है आपका गॉस्पियम हर्बेसियम, ऑप्शन नंबर 4 है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जोजोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है। जोजोबा का वानस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साइमंडेसिया चाइनेंसियम जो है आपका जोजोबा का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद में निकोटिना राष्ट्रिका की बात करें तो ये आपका तंबाकू का जो है वो वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है, और ये ट्रिटिकम एस्टिवम ये आपका गेहूँ का है, शायद थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक है ट्रिटिकम एस्टिवम ये आपका गेहूँ का ही जो वानस्पतिक नाम है। बाकी जोजोबा का वानस्पतिक नाम साइमंडेसिया चाइनेंसियम, 2-3 बार अपन जब इसको रिपीट करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा 2-3 बार में। जोजोबा का वानस्पतिक नाम है साइमंडेसिया चाइनेंसियम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें याद करने के बजाय रटना ही ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम याद नहीं कर पाते हैं, तो उसके बजाय ज़्यादा चांस उसका अच्छा होता है कि आप उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग की मेमोरी में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है
38 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जोजोबा का पौधा, राजस्थान में राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम कब और कहाँ से लाया गया? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम कब और कहाँ से लाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 1955 में अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 2 है 1965 में इजराइल से, काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है 1975 में मैक्सिको से। ऑप्शन नंबर 4 है 1980 में कैलिफोर्निया से। तो राजस्थान में जोजोबा का जो पौधा है वो सर्वप्रथम कब और कहाँ से लाया गया? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1965 में काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम लाया गया था, और ये आपका इजराइल से लाया गया था, इजराइल से लाया गया था। इजराइल से जो है आपका जोजोबा का पौधा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका, जोजोबा का तेल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? जोजोबा के तेल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका खाद्य तेल के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 है आपका ईंधन, प्रसाधन सामग्री व लुब्रिकेंट के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 है आपका औषधि निर्माण में। ऑप्शन नंबर 4 है आपका पशु आहार में। जोजोबा के तेल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ईंधन, प्रसाधन सामग्री और लुब्रिकेंट के अंतर्गत जो है आपके जोजोबा के तेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सरकारी जोजोबा फार्म कहाँ स्थित है? और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। जोजोबा फार्म जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका झुंझुनू व नागौर में। ऑप्शन नंबर 2 है आपका ढंड, जयपुर व फतेहपुर सीकर में। ऑप्शन नंबर 3 है आपका जोधपुर और बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर 4 है आपका बीकानेर और श्रीगंगानगर में। तो राजस्थान में सरकारी जोजोबा के फार्म जो है वो आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ढंड, जयपुर और फतेहपुर सीकर के अंतर्गत जो है आपके जोजोबा फार्म स्थापित हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न छपने वाला प्रश्न जो है वो ये है आपका 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नागौर। ऑप्शन नंबर 2 है झुंझुनू और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 है अलवर और ऑप्शन नंबर 4 है जैसलमेर। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा, जोजोबा प्लांटेशन परियोजना जो है वो आपकी झुंझुनू और बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम एक सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो हम आपको जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक हैं 6, 7, 8, 9 और 10th, जिसके अंतर्गत आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो हम उनको जो है हमारे इस चैनल पर सेशन के माध्यम से एक एक टॉपिक को लेकर जो है आपको विस्तार से वहाँ पर ऑथेंटिक जो है उसके प्रूफ के आधार पर, या कि कह सकते हैं आपकी जो वो बुक हैं उन बुकों की PDF के आधार पर आपको पढ़ाने का जो प्रयास करेंगे। यदि आप चाहें तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको उनको लाने की प्रयास कर रहे हैं। ये जो आपकी बुक्स हैं इनसे लगभग 80 से 90% प्रश्न जो है आपके इन्हीं RBSE की बुकों से, NCERT आधारित RBSE की जो बुक है 6, 7, 8, 9 और 10th, इन्हीं बुकों से अंतर्गत जो पूछे जाते हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको इन सभी बुकों को जो है हमारे इस चैनल पर बारी बारी से सेशन के अंतर्गत जो आपको करवा दिया जाए। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए आपकी जो इतिहास के अंतर्गत तो खैर नहीं, बाकी दर्शन शास्त्र की और समाज शास्त्र की और लोक प्रशासन की, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, ये जो आपकी तीनों जो
सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से आपके तो आपको पता ही है लगभग 16 से लेकर 18 प्रश्न, मैक्सिमम 20 प्रश्न जो है आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो यदि आप चाहें तो हम इन बुक्स के जो आपके टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत दे रखे हैं उन सिलेबस के आधार पर ही इन बुक्स से भी हम जो है आपका एनसीईआरटी जो वेस्ड जो हमारे पास बुक है उनकी पीडीएफ आधारित जो कुछ प्रश्न बनते हैं उनको, और उससे पहले आपका जो थ्योरी है उस थ्योरी को जो है अब आपको इस चैनल पर कंप्लीट कराने का जो है प्रयास करेंगे। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम इन सभी जो सेशंस को आपके इस हमारे चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो आप हमें अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देश में सबसे पहले किस राज्य में जैतून को प्लांटेशन क्रॉप अधिसूचित किया? देश में सबसे पहले किस राज्य ने जैतून का प्लांटेशन क्रॉप जो है अधिसूचित किया? और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देश में सबसे पहले किस राज्य ने जैतून को प्लांटेशन क्रॉप अधिसूचित किया? ऑप्शन नंबर 1 है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब और ऑप्शन नंबर 4 है आपका महाराष्ट्र। तो देश में सबसे पहले किस राज्य ने जैतून को प्लांटेशन क्रॉप अधिसूचित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले राजस्थान ने ही जैतून को जो है प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत अधिसूचित किया था, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जैतून की खेती कब से इजराइल के सहयोग से की जा रही है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंतर्गत जैतून की खेती जो है वो कब से इजराइल के सहयोग से की जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका सन 2002 से, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सन 2006 से, ऑप्शन नंबर 3 है 2008 से, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 2010 से। राजस्थान में जैतून की खेती कब से इजराइल के सहयोग से की जा रही है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सन 2006 से जो है आपका राजस्थान के अंतर्गत जैतून की खेती इजराइल के सहयोग से की जा रही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है आपका सन 2004, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सन 2005, ऑप्शन नंबर 3 है आपका सन 2006, ऑप्शन नंबर 4 है आपका सन 2008। तो राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सन 2006 के अंतर्गत, और सन 2006 के अंतर्गत जो ही आपका जो है जैतून की जो है खेती इजराइल के सहयोग से प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी का गठन जो है वो सन 2006 के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है आपका बस्सी जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका फतेहपुर सीकर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका लूणकरनसर बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका काजरी जोधपुर। तो देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लूणकरनसर बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी जो है वो आपकी लूणकरनसर बीकानेर के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अब यदि आपकी फतेहपुर सीकर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है जोजोवा फार्म स्थापित किया गया है, जोजोवा फार्म, और आपका फतेहपुर सीकर के साथ में जो है आपका ढंड जयपुर में भी जो है आपका जोजोवा फार्म स्थापित किया गया है। काजरी जोधपुर के अंतर्गत जो है आपके वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, जोजोवा के पौधे को लेकर आए थे सबसे पहले इजराइल से 1965 में, 1965 में। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। देश में जैतून तेल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
देश में जैतून तेल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देश में जैतून तेल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है आपका हरियाणा। तो जैतून तेल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले जो है जैतून तेल का उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान है। सबसे पहले जैतून तेल का उत्पादन जो है राजस्थान राज्य के अंतर्गत किया गया था। तो राजस्थान राज्य का जो है आपका प्रथम स्थान आता है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। जैतून की पत्तियों से ऑलिव ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जैतून की पत्तियों से ऑलिव ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका बस्सी जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 है अलवर। जैतून की पत्तियों से ऑलिव ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर के अंतर्गत जो है आपका जैतून की पत्तियों से ऑलिव ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैतून तेल 48 नंबर क्वेश्चन है, जैतून तेल किस ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है? जैतून तेल जो है वो किस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है? किस ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका राज ऑलिव, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान ऑयल, ऑप्शन नंबर 3 है इंडोलिम, ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑलिव इंडिया। जैतून तेल किस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राज ऑलिव। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। जैतून तेल राज ऑलिव जो है ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, जैतून की प्रसिद्ध किस्में कौन सी हैं? जैतून की प्रसिद्ध किस्में कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका फ्रंटियो, लेक्सिनो, पेंडोलिनो। जैतून की किस्मों के बारे में यहाँ पर प्रश्न उसने पूछा है कि जैतून की प्रसिद्ध किस्में कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फ्रंटियो, लेक्सिनो, पेंडोलिनो। ऑप्शन नंबर 2 है आपका दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफ़ेद और दुर्गा जय। ऑप्शन नंबर 3 है आपका बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती। ऑप्शन नंबर 4 है आपका निकोटिन टोबेकम और निकोटिन राष्ट्रिका। तो यहाँ पर जैतून की प्रसिद्ध किस्में कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रंटियो, लेक्सिनो और पेंडोलिना। ये आपकी जो है जैतून की किस्में हैं, ये आपकी जैतून की किस्में हैं। उसके बाद में अगला दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गा जय। ये जो आपकी किस्में हैं, ये आपकी जो है किस्में, ये आपकी ग्वार की किस्में हैं। उसके बाद बीकानेरी नरमा और गंगानगर अंगेती, ये आपकी कपास की किस्में हैं। उसके बाद निकोटिन टोबेकम और निकोटिन राष्ट्रिका, ये आपकी जो है तंबाकू की किस्में हैं। तो फ्रंटियो, लेक्सिनो और पेंडिनो ये तो आपकी जैतून की किस्में हैं। और दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफ़ेद और दुर्गा जय ये आपकी ग्वार की किस्में हैं। बीकानेरी नरमा और गंगानगर अगेती ये आपकी कपास की किस्में हैं। और उसके बाद आपकी निकोटिन टोबेकम और निकोटिन राष्ट्रिका ये आपकी तंबाकू की किस्में हैं। और किस्मों से संबंधित एक प्रश्न जो है आपको एग्जाम्स के अंतर्गत 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट प्रश्न इस सेशन का 50 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज और लोगों में किसकी टहनी दर्शाई गई है? और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज के सेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ध्वज और लोगों में किसकी टहनी है उसको दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब, ऑप्शन नंबर 2 है गेहूं, ऑप्शन नंबर 3 है जैतून, ऑप्शन नंबर 4 है आपका कपास। तो यूएनओ के ध्वज और लोगों में किसकी टहनी को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैतून की जो टहनी है उनको वहाँ पर दर्शाया गया है यूएनओ के ध्वज और लोगों के अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो आपके जो 50 प्रश्नों का जो सेशन था प्रमुख फसली टॉपिक को लेकर, ये जो आपका मुख्य रूप से
वीडियो की एग्ज़ाम के लिए आपका ये सेशन हमने यहाँ पर करवाया और इस सेशन से आपको 50 प्रश्नों का जो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेशन आपके लिए करवाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमने पहले बात की थी कि यदि आप थर्ड ग्रेड की जो आपकी एग्ज़ाम है 17 से लेकर 21 जनवरी 17 से लेकर आपकी 21 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होगी। 7500 पोस्ट उसके अंतर्गत आपकी रहने वाले हैं, जिसमें से आपकी 5000 पोस्ट तो केवल और केवल L1 की पोस्ट की हैं और बची कुची आपकी 2500 पोस्ट जो है वो आपकी L2 की पोस्ट हैं। तो इन सभी को मद्देनज़र आपको देखते हुए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है 6, 7, 8, 9 और 10th इनका जो है आपका थ्योरी की जो आपकी बुक्स हैं, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान अध्ययन की यदि मुख्य रूप से बात करें, राजस्थान अध्ययन, तो आपको वो जो है आपका PDF फॉर्मेट में हम यहाँ पर हमारे इस चैनल पर कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपका जो रेस्पॉन्स है वो आपका अच्छा रहेगा, यदि आप चाहो तो हम उनको सभी जो बुक्स हैं उनके एक एक टॉपिक को आपको एग्ज़ाम से पहले लगभग कवर करा देंगे। अभी ये जो आपकी बुक्स हैं इन सभी से आपका राजस्थान जीके का, यदि राजस्थान अध्ययन की बात करें तो लगभग 80 से जो 90%, उल्टा मैं तो कहूँगा कि 95% प्रश्न जो है आपके इन प्रश्नों से इन बुक्स से देखने को मिलते हैं, इन्हीं बुक्स से आपको देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर ज़्यादातर जो है आपका ऑथेंटिक बुक से ही आपका पेपर बनाता है। तो इस आधार पर मैं आपको कहूँगा कि यदि आप चाहो तो हम इन बुक्स को आपको इस हमारे चैनल पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अब हमने बात की थी सेकंड ग्रेड के लिए। तो सेकंड ग्रेड के लिए आपका जो है आपका दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और आपका लोक प्रशासन, उसके बाद में आपके टीचिंग मेथड और आपके इकोनॉमिक्स के भी कुछ, और हालांकि सभी सब्जेक्ट को लेकर हम आपको PYQ सीरीज़, तो यहाँ पर PYQ और MCQ सीरीज़ तो आपको 50 प्रश्नों की लगातार सभी एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आते ही हैं। तो आगे भी इन एग्ज़ाम्स के लेकर आएंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि आपके सेकंड ग्रेड के लिए दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ये आपकी ऐसी जो सब्जेक्ट हैं उनको क्या है कि लोग कम पढ़ाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में अच्छा रोल निभाती हैं। हर एक सब्जेक्ट से लगभग 16 से लेकर और 18 प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके भी आपके जो है NCERT बेस्ड बुक्स जो है आपकी RBSE के द्वारा जो जारी की जाती है बुक्स हैं 11th 12th की, तो उनके अंतर्गत आपका जो सिलेबस का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से यदि आप चाहें तो हम इनको भी आपकी NCERT बुक्स पे आधार आपको पढ़ा सकते हैं। तो आपका यदि अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो इनको लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपका आज का जो हमारा ये सेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए एक सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।